और आइए शुरुआत करते हैं कर्नाटक से। रियासत कर्नाटक में फजर की अजान के सिलसिले में उलमा इकराम ने एक अहम फैसला लिया है। नमाज फजर की अजान के लिए अब माइक और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने बेंगलुरु में इस बात का ऐलान किया। कल शाम अमीर शरीयत की सदारत में दारुल उलूम सबीलुर रशाद में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस और सुन्नी तंजीमों के नुमाइंदा उलमा इकराम और मुस्लिम सियासी लीडरों ने शिरकत की। तवील गुफ्तगू के बाद इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि नमाज फजर के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हाल ही में रियासती हुकूमत ने सर्कुलर जारी करते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। साथ ही दिन में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए पुलिस से इजाज़तनामा हासिल करने की हिदायत दी है। और ज्ञानवापी मस्जिद का आज का सर्वे मुकम्मल हो गया है। आज सर्वे का पहला दिन था। जराये के मुताबिक हिंदू फरीक का दावा है कि सारे सबूत उनके हक में हैं। वाज़ेह के 17 मई तक वाराणसी की सिविल कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। अहमदाबाद में असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर तमाम सियासी पार्टियां खामोश हैं, क्योंकि इनके लिए मुसलमान न कभी वोट बैंक था और न है। सिर्फ मुसलमानों को डराने का काम किया गया है। मस्जिद का मसला चल रहा है, क्या कांग्रेस बोलती है? क्या समाजवादी पार्टी बोलेगी? क्या बीएसपी बोलेगी? कोई नहीं, सब खामोश बैठे हैं। ये इसलिए खामोश बैठे हैं कि आपका वोट बैंक नहीं है। आपका वोट बैंक नहीं है ना आपका वोट बैंक था कभी। यकीनन मुझे अंदाजा है कि मेरे आज की इस तकरीर के बाद शाम में 6 बजे से हमारा निकाह शुरू हो जाएगा। तो रोज की आदत है, बगैर हमारे दिखाए इनका टीवी बिकता नहीं है। मगर सच्चाई यही है। क्यों नहीं बोलते भाई आप? अगर आप बीजेपी से अलहदा है, मुख्तलिफ है, तो बोलो ना, बोलिए। नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि इनको मालूम कि मुसलमान इनको हमने मुसलमानों के जहनों को खरीद दिया समझते हो। इनको सिर्फ डराओ और उनसे सिर्फ कहो हुकूमत बदलना है। हुकूमत बदलना कि अगर चीफ मिनिस्टर किसी को बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, तो उसको भारत को बचाना है। अगर वो अपनी पार्टी को बचाएगा तो भारत कमजोर हो जाएगा, याद रखो। अगर भारत को मजबूत रखना है तो यहां पर बसने वाले हर शख्स को इज्जत की जिंदगी के साथ जीने का मौका मिलना चाहिए। और बात अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद के ताल्लुक से एक आरटीआई के जवाब के बाद कठेरे में खड़े हुए तनाज़े पर आज जिला इंतजामिया ने अपना रुख साफ कर दिया और कहा कि किसी ने गैर जरूरी खबर को फैलाकर माहौल को खराब किया है। एडीएम सिटी अलीगढ़ राकेश कुमार पटेल ने साफ किया कि ना ही जामा मस्जिद को लेकर कोई शिकायत की गई है और ना ही हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। नगर निगम के जरिए आरटीआई के जवाब से कुछ गलत फहमी पैदा हुई थी। इसकी वजाहत भी सिटी कमिश्नर गौरांग राठी की तरफ से की जा चुकी है। गौरतलब है कि मस्जिद को अवामी जगह पर तामीर बताकर कुछ शरपसंद इसकी तामीरात को गैर कानूनी करार दे रहे हैं और शहर के पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कोई कंप्लेन ना आई है हम लोगों के पास, ना हम लोग कोई जांच कर रहे हैं। दूसरी बात, कल जब संज्ञान में आया तो जैसा कि नगर आयुक्त महोदय ने भी अपना बयान दिया है कि इतनी पुरानी मस्जिद है हमारी, 300 साल पुरानी है, इस शहर की मस्जिद है और उसमें किसी तरह का कोई विवाद है नहीं, ना तो कोई कंप्लेन आया है किसी के पास। पता नहीं क्या मामला उसमें, कैसे इस तरह की चीज़ें आई। कोई विवाद है नहीं, ना तो कोई कंप्लेन है उसमें। ये तो नगर निगम ने दिया है ना। आरटीआई में किसी ने मांगी थी सूचना, उन्होंने दी। अब आरटीआई में उन्होंने अपने पेपर कौन से देखे, प्रशासन के पास भी सारे रिकॉर्ड होते हैं। अगर हमें मिलता है और वैसे भी हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या है, किस जगह पे है, उसकी नवैयत क्या है। ये बिना जाने हम लोग नहीं बोल सकते। बिहार के आज़मीन हज की परवाज इस बार गया के बजाय कोलकाता से होगी। गया को एम्बार्केशन पॉइंट नहीं बनाया गया है। बिहार रियासती हज कमेटी के मुताबिक जिस तरह से पटना के हज भवन में साबिक़ा हुकूमत में इंतजामात होते थे, ठीक वैसे ही इंतजाम कोलकाता में करने की कोशिश की जा रही है। हज कमेटी के सीईओ का कहना है कि कोलकाता में बिहार के आज़मीन हज का इस्तकबाल
बिहार हज कमेटी के अरकान करेंगे। इस सिलसिले की तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। वाज़ेह के 17 जून से 3 जुलाई के दरमियान बिहार के 2200 से ज्यादा आज़मीन की परवाज कोलकाता से होगी। के रकूम जमा करने का अमल मुकम्मल हो चुका है। दूसरी किस्त का ऐलान हो चुका है। फ़ीकस 1,20,000 रुपये जमा किए जा रहे हैं और 19 तारीख तक जमा किया जाना है। तो दूसरी किस्त की रकम जमा करके पेन स्लिप और बाकी जो दूसरे कागजात अगर लोगों ने जमा नहीं किए हैं तो वो रियासती हज कमेटी के दफ्तर में जमा किया जाना है। बिहार के आज़मीन और आज़मात का सफ़र हज 17 जून से शुरू होने वाला है और 17 जून से शुरू होकर के 3 जुलाई तक रवानगी का सफ़र जारी रहेगा। इसी मुद्दत में किसी दिन हम लोगों के बिहार के जो आज़मीन और आज़मात हैं उनकी परवाज़ होगी। और अब बात कौमी तराने की। उत्तर प्रदेश के मदारिस में कौमी तराने के गान को लाजमी करार दिए जाने के बाद मध्य प्रदेश के मदारिस में भी कौमी तराने के गान को लाजमी करने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी एमएलए व साबिक प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश के मदारिस में भी कौमी तराने के गान को लाजमी करने का जहां मुतालबा किया है, वहीं मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने भी बीजेपी एमएलए के मुतालबे पर अपने सख्त रद्दमल का इजहार किया है। गाने में क्या आपत्ति, इसलिए मदरसे मध्य प्रदेश के हो, मदरसे उत्तर प्रदेश के हो, मदरसे राजस्थान के हो, मदरसे महाराष्ट्र के हो, मदरसे हिंदुस्तान की भूभाग पर जहां भी हो, वो जमीन तो हिंदुस्तान की है ना। जिस हिंदुस्तान की जमीन पर स्कूल मदरसे बने हैं, अगर स्कूल राष्ट्रगान गाता है तो मदरसों को भी राष्ट्रगान गाना ही चाहिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि कौमी तराना गाने के लिए अगर कोई अहकाम जारी करना चाहिए तो सरकार को सबके लिए करना चाहिए। अगर सिर्फ मदरसे की तरफ उंगली उठाई जाती है तो इसका मतलब हम पे, हमारी मुल्क से मोहब्बत के ऊपर तुम शक कर रहे हो। तो इसकी वजह से हमें ज़्यादा तकलीफ होती है कि हमारी तरफ उंगली क्यों उठाई जा रही है। और अब बात महंगाई और एहतजाज की। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज मुंबई से मुत्तसिल थाना व मुमरा में एनसीपी की जानिब से एहतजाज किया गया। थाने में काबीनी वजीर जितेंद्र औहाड़ की अहलिया रुता औहाड़ और मुमरा में एनसीपी के सदर शमीम खान की क़यादत में यह एहतजाज किया गया, जिसमें कारकुनान ने महंगाई को लेकर मरकजी सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। हमारा एक जन आक्रोश आंदोलन है डॉक्टर जितेंद्र औहाड़ साहब के नेतृत्व में, जो भाई साहब रुता औहाड़ जी, हम लोग आज भाई, हम लोग सब मिलकर के राष्ट्रीय परिवार आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और ये सरकार को हम मैसेज देना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो बेरोजगारी है, आज कहीं ना कहीं यूथ, आज कहीं ना कहीं वो आज एक क्वालिफाइड एक स्टूडेंट कहता है कि हमारे हाथ में सर्टिफिकेट है लेकिन हमें नौकरी नहीं। मध्य प्रदेश के गुना जिले के अरवन में देर रात पुलिस और शिकारियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 पुलिस एहलकारों की मौत के बाद हुकूमत ने शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर महकमे पुलिस को सख्त अहकाम दिए। अब तक 2 शिकारियों को मार गिराया गया। वजीर आला शिवराज सिंह के जरिए मामले की मॉनिटरिंग करते हुए आला सतही मीटिंग बुलाकर जहां शहीद पुलिस एहलकारों के अहल खाना को माली मदद के तौर पर 1-1 करोड़ माली मदद देने का ऐलान किया गया है, वहीं कांग्रेस ने गुना में 3 पुलिस एहलकारों की मौत के मामले को हुकूमत की नाकामी से ताबीर करते हुए वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के इस्तीफे का मुतालबा किया है। कांग्रेस का इल्जाम है कि शिवराज सिंह की हुकूमत में आम इंसान खौफजदा है और शरपसंदों के हौसले बुलंद हैं। सवाल का जवाब तो आजाद दे सर, कोई मुआवजे का ऐलान सख्त 1-1 करोड़ रुपया का मुआवजा इन हमारे पुलिस के जवानों को जो शहीद हुए उनको मुख्यमंत्री जी ने 1-1 करोड़ रुपया जो शहीद को दिया जाता है उन शहीदों को दिया जाता है। सर, क्या और तीनों स्थान पर हमारे प्रभारी मंत्री केंद्र में शामिल होंगे। सर, सर्चिंग किस तरह से चल रही है वहाँ पर? अभी इन लोगों को अरेस्ट करने के लिए पुलिस सक्रिय थी, इसीलिए तो रात को 2:30-3:30 बजे पहुंची, तभी तो ये घटना घटी। इसका आपके सवाल का सबसे बड़ा जवाब ये है कि रात भर पुलिस सक्रिय थी, तभी तो घेर लिया चारों तरफ से। घेरने के बाद ही घटना हुई है ना, ये मेरा कहना है। पहले से कोई रिकॉर्ड है सर? मामले की जांच को लेकर कोई कमेटी का रिकॉर्ड है सर? आपराधिक रिपोर्ट सारे निकाल के आ जाएंगे, अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। शिकारियों द्वारा पुलिस बल के 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई, शिकार खेलने गए थे। मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसे दांव पर लगी हुई है कि जो घटनाएं वन अमला अपने नियमित कामों में हैंडल कर लेता है, उसके लिए पुलिस को जाना पड़ रहा है और पुलिस बल इतना
की हालत ये कि पुलिस को शहादत देनी पड़ रही है और मध्य प्रदेश की सरकार खामोश। भिवंडी के मजाफाती शहरों थाने नासिक, कल्याण, डोंबिवली को देखो और वहीं भिवंडी को देखो तो अफसोस होता है। यहां हमेशा ही करप्शन उरूज पर था और है, जिसकी वजह से शहर की तरक्की थम सी गई है। इस तरह का इल्जाम समाजवादी पार्टी मुंबई व महाराष्ट्र सदर एमएलए अबू आसिम आजमी ने यहां जुमे को एक रैली के दौरान आयद किया। समाजवादी पार्टी को भिवंडी पे कब्जा करना सीधी सीधी बात यह है, कोई छुप के बात नहीं है, क्योंकि भिवंडी में इतना ज़्यादा करप्शन हो गया था, भिवंडी को बर्बाद किया जा रहा था। मैं देख रहा हूँ थाना मुस्कुरा रहा है, नासिक तरक्की करता जा रहा है, लेकिन भिवंडी बिल्कुल तनज़्ज़ुली की तरफ है। यहाँ कोई तरक्की नहीं हो रही है, यहाँ जो फंड आ रहा है सब करप्शन में जा रहा है। हमारी नीयत थी कहीं से भी किसी तरह से भी हम भिवंडी को आगे ले जाएं। अब यहाँ से जब से रईस शेख को बनाया, एमएलए यहाँ बने, और यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं कहता हूँ टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है कि रईस के आने के बाद भिवंडी तरक्की कर रहा है। अब मेरा दूसरा हमारा जो स्टेप है ना, भिवंडी महानगर पालिका पे कब्जा करके अपना मेयर बनाना, और हमें ऐसे लोगों को लाना है जो रियल में लोगों की सेवा करना चाहते हैं। और एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार ने आज नांदेड़ का दौरा किया। यहां उन्होंने गोदावरी अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की नई इमारत का इफ्तिताह किया। बैंक की जानिब से मुनक्कदा तकरीब से भी उन्होंने खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों, छोटे ताजिरों और आम लोगों को अपने मुआशी मसाइल के हल के लिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियों की जानिब से कर्ज की शक्ल में मिलने वाली माली इमदाद को एक बड़ी नेमत करार दिया। गोदावरी अर्बन सोसाइटी की खिदमात का इतराफ़ किया। इदारे को मज़ीद बेहतर अंदाज में चलाने के लिए भी अहम मशवरे दिए। रियासती हुकूमत की जानिब से हर तरह की मदद करने का भी उन्होंने यकीन दिलाया। तकरीब में बैंक के सदर राजश्री पाटिल ने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में बैंक के आगाज़ से लेकर मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायज़ा पेश किया। बैंक की खिदमात से लोगों को होने वाले फ़ायदे गिनाए और मुस्तकबिल को लेकर बैंक के अज़ाइम का भी इजहार किया। खास बात इंडिया में एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। हुकूमत तेलंगाना के एलामिया के मुताबिक रियासत में मुख्तलिफ सरकारी महकमों में तकरीबन 80,000 असामियाँ पुर की जा रही हैं। इन असामियों में ग्रुप 1, 2, 3, 4 के अलावा इंजीनियरिंग और महकमे पुलिस में भी हज़ारों असामियाँ शामिल हैं। इस हवाले से एमएस एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तहत एमएस की खिदमात तेलंगाना के तलबा के लिए महकमे अक़लियती बहबूद के इश्तराक से मुफ्त कोचिंग का अहतमाम कर रहा है। इस ज़िम्न में एमएस एजुकेशन अकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अनवर अहमद ने अपने इदारे की जानिब से अक़लियती तलबा को मुफ्त कोचिंग फराहम करने के प्रोग्राम के बारे में प्रेस को वाकिफ़ कराया। अनवर अहमद ने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों में अक़लियती तबके की नुमाइंदगी बढ़ाने का ये एक सुनहरी मौका है। कि आप जानते हैं कि तेलंगाना गवर्नमेंट इस वक्त 80,000 से ज़ायद वैकेंसीज़ को अनाउंस की हुई है, जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के लिए भर्तियां अमल में आने वाली हैं। हमारा एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जो ग्रुप 1 सर्विसेज को और ग्रुप 2, ग्रुप 3 की तैयारी करने के लिए एमएस खिदमत इनिशिएटिव के तहत एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो फ्री कोचिंग हम लोग हमारे सेंटर्स पर रख रहे हैं, जो हैदराबाद में होंगे, जो मलकपेट और मेहदीपट्टनम पे होंगे, जहाँ पे लड़के और लड़कियों के लिए अलहदा सेंटर्स प्लान किए गए हैं। ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ हम लोग कोलैबोरेट करके ये प्रोग्राम को चला रहे हैं, जिसमें माशाल्लाह AK खान साहब और शाहनवाज कासमी साहब वगैरह सब लोग इस काम को हमारे लिए गाइड कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम हम लोग इसके साथ साथ जो बच्चे जो अजला से हैं, जो डिस्ट्रिक्टों से हैं, जो हैदराबाद नहीं आ सकते किसी वजह से, उनके लिए भी ऑनलाइन कोचिंग का प्रोग्राम रखा गया। मुरादाबाद जिले में आज से उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात शुरू हुए। ये इम्तिहानात 14 मई से शुरू होकर 23 मई तक चलेंगे। इन इम्तिहानात के लिए 9 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिन पर तलबा और तालिबात इम्तिहान देंगे। मदरसा बोर्ड के तहत सेकेंडरी अरबिक, सेकेंडरी पर्शियन और सीनियर सेकेंडरी के अलावा कामिल और फाजिल के इम्तिहानात लिए जाएंगे। सुबह और शाम की शिफ्ट में लिए जाएंगे इम्तिहानात। पहली शिफ्ट के तहत सुबह 8 बजे से 11 बजे तक इम्तिहानात लिए जाएंगे। वहीं दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक इम्तिहानात लिए जाएंगे। इसके लिए मुंतखब सेंटर्स पर इम्तिहानात कराने के लिए सुपरवाइज़र तैनात किए गए हैं, जिनकी देख में इम्तिहानात लिए जाएंगे। इम्तिहानात सुपरवाइज़र के मुताबिक इम्तिहान के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का ख़ास ध्यान रखा जाएगा और इम्तिहानात सेंटर्स पर गर्मी के मद्देनज़र पानी और लाइट का ख़ास इंतज़ाम किया गया है। बोर्ड 2022 की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। 14/3/22 से लेकर 23/5/22 तक
पूर्ण होनी है। जो परीक्षाएं 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसके लिए 5442 बच्चे हैं, जिसमें 9 परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएं देंगे। प्रथम पाली में आपके बच्चे 3212 बैठे हैं और द्वितीय पाली में 2230 बच्चे बैठे हैं जिनको परीक्षाएं देनी है। इस प्रकार टोटल जो बच्चे हैं 5442 हैं। परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है। तहसीलदारों को नियुक्ति मजिस्ट्रेट बनाया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ। हेलो एंड वेलकम। जेपे एंड न्यूज 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। NFT मार्केट प्लेस जोरा ने जुटाए $50 मिलियन नॉन फंजिबल टोकन यानी कि NFT प्लेटफॉर्म जोरा ने ग्राहकों के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए सीड फंडिंग राउंड में $50 मिलियन जुटाए हैं। हॉर्न वेंचर्स, कॉइनबेस वेंचर्स और काइंडरेड वेंचर्स जैसी प्रोमिनेंट वेंचर कैपिटल फर्म्स ने इस इन्वेस्टमेंट को लीड किया। जोरा ने केटी हॉर्न के नए क्रिप्टो फंड हॉर्न वेंचर्स द्वारा फाइनेंस्ड $50 मिलियन का फंड रेज किया है। दूसरे पार्टिसिपेंट में काइंडरेड वेंचर्स और कॉइनबेस वेंचर्स शामिल हैं। गौरतलब है कि हाल ही में गठित हॉर्न ने अपने कैपिटल का पहली बार इस्तेमाल किया। इससे पहले उन्होंने एंडरसन हॉरोविज में सर्विस दी। लेटेस्ट फंड रेजिंग से जोरा का वैल्यूएशन $600 मिलियन हो गया है। कंपनी नए फंड का इस्तेमाल कर एक ऐसा फ्रेंडली कस्टमर इकोसिस्टम बनाना चाहती है जहां सभी यूजर्स यानी कि NFT कलेक्शंस, इंडिपेंडेंट मार्केट और एक्सपीरियंसेस लॉन्च कर सकते हैं। कैलिफोर्निया क्रिप्टो करेंसी को अपनाने और रेगुलेट करने वाला पहला देश कैलिफोर्निया, जिसकी इकोनॉमी कई देशों से बड़ी है और जहां दुनिया के ज्यादातर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का जन्म हुआ। अब एक और खिताब उससे हासिल हो रहा है। वो ऑफिशियली क्रिप्टो करेंसी को वास्ट लेवल पर अपनाने और उससे संबंधित इनोवेशंस को लागू करने के लिए जरूरी उपाय करने वाला पहला स्टेट बन गया है। गवर्नर गैविन न्यूसम ने डिजिटल करेंसीज के लिए नियमों को तैयार करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर स्टेट एजेंसीज के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। इसने अधिकारियों को गवर्नमेंट ऑपरेशन में बॉर्डर ब्लॉकचेन कंप्यूटर कोडिंग को शामिल करने के उपायों का पता लगाने के लिए भी कहा है। आदेश में यह कहा गया है कि जो स्टेट सिलिकॉन वैली और पेपैल और स्क्वायर जैसे फाइनेंशियल इनोवेटर्स के लिए जाना जाता है, उसे नई न्यू टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। कैलिफोर्निया में लगभग 39 मिलियन लोग रहते हैं और इसकी इकोनॉमी $3.1 ट्रिलियन से अधिक है, जो कि यूके और भारत से भी बड़ी है। गवर्नर न्यूसम ने कहा है कि वो चाहते हैं कि कैलिफोर्निया क्रिप्टो एसेट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव, थॉटफुल और हार्मोनाइज्ड रेगुलेटरी और बिजनेस एनवायरनमेंट बनाने की दिशा में काम करने वाला पहला देश बने। पैंटेरा कैपिटल भारत के क्रिप्टो इंडस्ट्री पर एक और फोकस रहा और क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन फोकस्ड इन्वेस्टमेंट फंड पैंटेरा कैपिटल अपने 2 फंड बंद होने के बाद इंडियन क्रिप्टो और ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स पर फोकस कर रहा है। एक ब्लॉग पोस्ट में पैंटेरा कैपिटल के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव डैन मोरहेड ने घोषणा की कि फर्म एक डेडिकेटेड क्रिप्टो ग्रोथ फंड के लिए $200 मिलियन जुटा रही थी। इसके साथ ही क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म 1.3 बिलियन की पूंजी जुटाने के बाद अगले महीने अपने ब्लॉकचेन फंड को बंद करने के लिए तैयार है। जुटाई गई पूंजी $600 मिलियन की टारगेट से दोगुनी है। इसके अलावा पैंटेरा कैपिटल के पार्टनर पॉल वेराडिका टिक के अनुसार कंपनी ने भारत में लगभग 10 डील्स को क्लोज किया है। इसमें क्रिप्टो यूनिकॉर्न कॉइन DCX के साथ भी एक डील शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी भारत में और ज्यादा निवेश करने की योजना लगातार बना रही है क्योंकि यहां अच्छे डेवलपर टैलेंट है। फर्म ने हाल ही में अपने ब्लॉकचेन फंड से क्रिप्टो यूनिकॉर्न कॉइन DCX में $135 बिलियन के फंडिंग राउंड को लीड किया। फंड के पोर्टफोलियो में एल्केमी, कॉइनबेस, FTX और सर्कल सहित कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। तो क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो से जुड़ी कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ZPay
एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।